Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेड सी सिक्योरिटी को लेकर। दैट मीन्स हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन को लेकर। देखिए क्यों ये यहाँ पर चर्चा में है, जैसा आप सभी को याद होगा हमने अभी कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि रेड सी में लगातार यहाँ जो यमन हाउती रिबेल है वो देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से 10 से भी ज़्यादा कैजुअलिटी यहाँ पर कंफर्म हो गई है। ऐसे में जितनी भी शिप्स हैं जो यहाँ पर रेड सी को क्रॉस करके जाते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी क्रूशियल ट्रेड रूट जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशन के साथ, एक बिजिएस्ट अपने आप में माना जाता है। और ऐसे में यहाँ पर जो बिजनेस कार्गोज हैं, शिप्स हैं, इन पर अटैक होना कहीं ना कहीं अपने आप में सेफर सिचुएशन नहीं थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करें अगर यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर लॉन्च किया था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। 19 दिसंबर के आसपास इसको लॉन्च किया गया था। बहुत सारे जो यूएस अलाइज हैं उन्होंने इस पर कमिटेड किया। लाइक अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सिचल्स और स्पेन, दे केम टुगेदर और यहाँ पर डिसाइड किया गया कि इस ऑपरेशन के थ्रू रेड सी को यहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन गार्डियन अपने आप में एक जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यूएस के मेजर पार्टनर्स अगर हम देखते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, अरब नेशंस इंक्लूडिंग द मेन सऊदी अरेबिया, दे वर मिसिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो हम इस आर्टिकल में समझने वाले हैं कि ऐसी क्या कंडीशन है कि ये दोनों पार्टनर्स, चाहे अगर हम अरब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं या अदर पार्टनर्स लाइक ऑस्ट्रेलिया और जापान की बात कर रहे हैं, वाई दे कैप्ट सच अ डिस्टेंस आफ्टर बीइंग अ गुड अलाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा रेड सी की लोकेशन क्या है और साथ ही हम समझेंगे ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर एक इमेज है, आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके की सिचुएशन है जब हम रेड सी की बात कर रहे हैं। सो इट बिकम्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि गल्फ ऑफ एडन के साथ ये यहाँ पर एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। आप ऊपर देखेंगे ये तो ये आपको यहाँ पर इजराइल दिखाई दे रहा है, सुएज कैनल आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। साथ ही आपको यहाँ पर जॉर्डन, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेजर आपका एशियन, ये आपका इजिप्ट का रूट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दिस इज़ वाई दिस एंटायर लोकेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है। चलिए अब अगर हम बात करें ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन क्या है, तो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, सभी को नाम पता है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं अपने डिसीजंस को लेकर, लॉयड ऑस्टिन। ठीक है, लॉयड ऑस्टिन ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन को, ताकि जितना भी रेड सी के थ्रू जितना भी कॉमर्स ट्रेड एक्टिविटीज़ की जा रही हैं इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। चूँकि यहाँ पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे वायदी यनम्स ईरान अलाइंड हौतीज़ के द्वारा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट में कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहले हमें यूके दिख जाएगा, पता होना बहुत ज़रूरी है। एक लौता अगर आप देखेंगे नेशन जो कि आपको मिडिल ईस्ट नेशन देखने मिल जाएगा, विच इज़ दी बहरीन। नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा कनाडा। फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लगा सकते हैं फ्रांस, अपने आप आ ही जाएगा। इटली आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। नीदरलैंड, नॉर्वे, सेचल्स, स्पेन आपको यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जॉइंट पेट्रोलिंग की जा रही है सदर्न रेड सी की। और जब हम सदर्न रेड सी की बात करें तो यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन और रेड सी दोनों को कनेक्ट करते हुए ये पूरी की पूरी चीज़ें की जा रही हैं। चलिए ऑपरेशन का सिग्निफिकेंस क्यों है, देखिए रेड सी को प्रोटेक्ट करने के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सुएज कैनाल को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना, क्योंकि लगभग ग्लोबल शिपिंग का जो 12% ट्रैफिक है वो सुएज कैनाल के तरफ ही हमें देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रेड सी के बारे में। तो देखिए जैसे हमने समझ लिया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन क्या है, आपको पता चल गया कि ये क्या है। अब हम बात कर लेते हैं रेड सी के बारे में। देखिए रेड सी की बात करते हैं तो ये अफ्रीका और एशिया के बीच में हमें देखने मिल जाती है। अगर आपसे टू बी प्रिसाइज पूछे कोई तो आप बता देंगे कि सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया और डिजिबूटी, ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर अगर हम एशिया की साइड जाएंगे तो सऊदी अरेबिया और यमन इसका पार्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। किसको कनेक्ट कर रहा है, देखिए ये इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। किसके थ्रू यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे बल ए मनसिब, ये आप देख रहे हैं
ठीक है, बल्ब ए मनसिब स्ट्रेट के थ्रू गल्फ ऑफ एडन के सहारे इसको कनेक्ट करता है। लगभग 2250 किलोमीटर लंबा, 355 किलोमीटर चौड़ा अपने आप में आपको ये देखने मिल जाता है, जिसका अगर हम वाइडेस्ट पॉइंट की बात करें तो ये स्ट्रेट ऑफ तिरान हमें देखने मिल जाता है। आप याद रखेंगे ये सारी की सारी लोकेशन, स्ट्रेट ऑफ तिरान लगभग 20 किलोमीटर का एक विड्थ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यूनिक फीचर क्या है, देखिए वर्ल्ड की सॉल्टीएस्ट बॉडी वाटर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी मानी जाती है। रिच इकोसिस्टम हमें देखने मिल जाता है, एक्सटेंसिव कोरल रीफ हमें देखने के लिए मिल जाती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेजर शिपिंग रूट क्रिएट कर देता है ऑयल रिच रीजन्स के आसपास होने की वजह से, दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी क्रूशियल। सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन कम कि आखिर मिडिल ईस्ट नेशंस का स्टैंड यहाँ पर क्या है। देखिए, बहरीन का पार्टिसिपेशन ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में अपने आप में एक सिंगुलर मिडिल ईस्ट नेशन है जो यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रहा है। ड्यू टू इट्स होस्टिंग ऑफ द यूएस नेवीज फिफ्थ फ्लीट हाईलाइटेड अ क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक अलायंस बिटवीन दीज टू नेशन। लेकिन जब से इसराइल इस्टेब्लिश हुआ है 1948 में, अरब नेशंस कहीं ना कहीं एक मेंटेन किए हुए हैं, एक प्रिंसिपल किए हुए हैं अपोजिंग अलाइनिंग विद द पैलेस्टीनियन कॉजेस, और रिसेंट एफर्ट्स भी कुछ इसी कारण से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस, ग्लोबल कंडामिनेशन, इजरायली मिलिट्री एक्शन और इन सारी चीज़ों को लेकर जो फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली कंसर्निंग सिविल कैजुअलिटी इन गाजा, ऐसे में अरब नेशंस इंक्लूडिंग यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, इजिप्ट, इन सभी ने कंडेम किया है इजराइल को फॉर एलिजिड वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन रिस्पॉन्स टू अटैक फ्रॉम दी हमस। और ऐसे में इसी चीज़ को मेंटेन रखते हुए, स्पेशली अगर हम देखेंगे तो जो साउथ जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने शायद यहाँ पर एक डिस्टेंस रखा है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ठीक है, अरेबियन कंट्रीज़ का हमें समझ आ जाता है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर पार्टनर्स ऑफ द यूएस। सो अगर हम स्पेन डिफेंस मिनिस्ट्री की यहाँ पर बात करें, जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो एक यूनिलैटरल नॉन पार्टिसिपेशन अपना रोल प्ले करना चाहते हैं रेड सी ऑपरेशन को लेके, दैट मीन्स वो एक फुली कमिटमेंट नहीं दिखाना चाह रहे हैं, कोई बॉर्डर इंटरनेशनल डिस्प्यूट यहाँ पर नहीं चाहते हैं। वहीं अगर हम इटली की बात करें तो इटली सेंड्स नेवल फ्रिगेट वर्जिन यूफांसा रेड सी में, बट क्लैरिफाई कर दिया कि इसका जो एम है ये केवल और केवल अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इटानियल अगर हम बात करें तो केवल और केवल रेड सी के रास्ते में है, बट इसका कोई भी लेना देना, कोई काउंटर सपोर्ट करने के लिए नहीं है, जो ऑनगोइंग कंडीशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है इजराइल और हमस के बीच में। नीदरलैंड की भी बात करें तो इन्होंने भी 2 स्टाफ ऑफिसर्स को यहाँ पर भेजा है। वहीं हम नॉर्वे की बात करें तो इन्होंने 10 नेवल ऑफिसर्स को यहाँ पर भेजने की बात की है। डेनमार्क की बात करें तो इन्होंने अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, क्योंकि थ्रू द डिस्पैचमेंट ऑफ अ सिंगल ऑफिसर, इसी तरीके के अलग अलग इंसिडेंट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो एक जो प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन है, जो सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने मिल रही है, इट इज़ क्वाइट वेरी। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर रिचार्ड मार्लिस की बात करें तो इन्होंने स्ट्रैटेजिकली फोकस किया है कि भाई इस समय हमारा पूरा ध्यान नॉर्थ ईस्ट इंडियन ओशन पर है, साउथ चाइना सी पे है, ईस्ट चाइना सी के ऊपर है, और ये सारी की सारी चीज़ें ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की वजह से इम्पैक्ट हो सकती हैं। दैट इज़ वाई दे हैव केप्ट सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस। आपको पढ़ना क्या है, देखिए जो भी चीज़ें मैप में रहती हैं आपको हमेशा पता होना चाहिए। आपको रेड सी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको बब इल मंदिब, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक लिंक अटैच कर दूंगी जिसमें हमने मैपिंग के थ्रू यहाँ पर सारे लोकेशंस को समझने की कोशिश करा था। आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर जा सकते हैं और सारी की सारी जितनी भी जियोपॉलिटिक्स लेकर, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर जितनी भी प्लेसेस न्यूज़ में रहती हैं वो आपको पता चल जाएंगी। और साथ ही आपको पता होना चाहिए गल्फ ऑफ एडन। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, and we'll be discussing about the how Northeast was invented 52 years ago, the two laws that created it। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, चलिए समझते हैं डिटेल में। देखिए, वर्तमान समय की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया या जस्ट नॉर्थ ईस्ट को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है एक डाइवर्स रीजन को यहाँ पर कंक्लूड करने के लिए। ऑफिशियली हम अगर बात करें तो 8 स्टेट्स हमें इसमें देखने मिल जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये सारे मिलकर आज की डेट में हमारे नॉर्थ ईस्ट को बनाते हैं। येट दिस टर्म नॉर्थ ईस्ट टुक रूट ओनली इन 1970s, और उसके बाद यहाँ पर 2 लॉज आए थे जिसका 2 यहाँ पर
बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रिकॉग्नाइजेशन एक्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट बाय द पार्लियामेंट ऑन December 30th 1971। और इसी के बाद हमें ये दोनों टर्म के बाद नॉर्थ ईस्ट जैसा एक टर्म, एक कंक्लूसिव टर्म यहाँ पर देखने के लिए मिला। चलिए हम बात करें अगर इन 8 स्टेट्स की, तो ये ऑफिशियली बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो कि एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। 5 या अगर हम 5 ऑफ 8 लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम की बात करें तो ये सारे के सारे हमें एक समय पर एक कॉलोनियल पार्ट देखने के लिए मिलते थे। ठीक है, जो किसका किसका पार्ट था कि असम के अंदर आपको यूजुअली ये सारे के सारे देखने के लिए मिल जाते थे। वहीं अगर हम बात करें मणिपुर और त्रिपुरा, तो बेसिकली ये दोनों प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो आप देखेंगे असम के अंदर जब हम काउंट करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम स्वयं, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम यहाँ पर हमें एक पार्ट देखने के लिए मिल जाते थे। मणिपुर और त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पर आप देखेंगे विद रेसिडेंट ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर आंसरिंग टू द गवर्नर ऑफ असम। वहीं हम सिक्किम की बात करें तो इट वाज जुडिशियली इंडिपेंडेंट, लेकिन अगेन ये ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के अंदर थी। इसको यहाँ पर अनेक्स किया गया था इंडिया में 1975 और इसको मेंबर बना दिया गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का 2001 में। आगे अगर हम बात करें कि फ्रंटियर प्रोविंसेस क्या थी, क्या बाकी की सिचुएशन हमें देखने मिली, तो कॉलोनियल असम जो कि यहाँ पर फ्रंटियर प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया में, लाइक द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, जैसे हम खैबर पख्तूनवा के रीजन की बात करते हैं, उसी तरीके से इट इज़ ऑल्सो अ फ्रंटियर प्रोविंस इन द ब्रिटिश इंडिया। ओके, जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक जियोपॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल लीगल सेटअप यहाँ पर प्रोवाइड करता था ब्रिटिश इंडिया को। डायरेक्ट रूल यहाँ पर करना देखिए लिमिटेड था, क्योंकि अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर बहुत चेंज थी, टेरिटोरियल थोड़ा सा टेंशन था, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती थी। ऐसे में डिसाइड किया गया कि इसका जो टेरिटरीज हैं बिहाइंड द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर, जिनको सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना गया, जो कि वर्तमान समय में असम और सिलेट, जो कि आज की डेट में अब तो बांग्लादेश में है, इसको यहाँ पर डिसाइड किया गया। ये दोनों ही जगह डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हुआ करते थे, इकोनॉमिक हर्ट हुआ करते थे इन जगह पर, चाहे हम बात करेंगे चाय की, ऑयल इंडस्ट्रीज की। धीरे धीरे आप देखेंगे इनका इमरजेंस हमें इन क्षेत्रों में देखने के लिए मिला। वहीं अगर हम बात करें बियॉन्ड दीज डिस्ट्रिक्ट, जिनको हमने कहीं ना कहीं सेटल्ड एरिया बोला, दूसरे एरियाज हमें देखने मिल जाते थे एक्सक्लूडेड एरियाज, जिन्हें अलग अलग ट्राइब्स के द्वारा यहाँ पर रूल किया जाता था। बहुत सारे हिली रीजन थे जो कि हम देखेंगे अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्राइब देखने मिलती हैं। ऐसे में एक सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट और एक्सक्लूडेड एरिया के बीच में एक बफर जोन्स यहाँ पर क्रिएट किए गए। बट इन 1940 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट, जो कि मॉडर्न डे का अरुणाचल प्रदेश एंड अ पार्ट ऑफ नागालैंड जिसे हम बोलते हैं, इसको क्रेव आउट किया गया बिटवीन द सेटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड द इंटरनेशनल बॉर्डर विद द तिब्बत एंड बर्मा। और एक प्रेजेंट जो पिक्चर है वो हमारे सामने कुछ हमें देखने के लिए मिली। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ठीक है, चलिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट से आपने एक वर्तमान समय में सेटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बना दिए, सेटल डिस्ट्रिक्ट से एक तिब्बत और बर्मा के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट हो गई। बट हाउ दीज स्टेट्स इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन स्टेट्स, तो एक लंबे टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, देखिए अब 1947 के बाद अगर हम देखेंगे तो 98% का ये जो रीजन था, इसकी बॉर्डर्स यहाँ पर बनना चालू हो गई, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमें देखने मिल गई, चाइना की बॉर्डर आ गई, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। रफली 22 किलोमीटर का एक लैंड कॉरिडोर यहाँ पर छोड़ा गया, विच इज़ द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि आज भी हम जिसे चिकन नेप के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का एक सोल फिजिकल कनेक्शन हमारे पास बच गया था रेस्ट ऑफ इंडिया से, विच इज़ आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी ही कंडीशन है। ये कंसर्न लेकिन तब तक हमारे दिमाग में नहीं थे जब तक 1960s के बाद 1962 का वॉर नहीं हुआ और इंडिया ने अपनी बहुत सारी बॉर्डर को चाइना को यहाँ पर गवा दिया। जस्ट एज द मूवमेंट फॉर नागा इंडिपेंडेंस वॉज फुल इन स्विंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, नागालैंड इंसर्जेंसी के कारण इंडिया वॉज ऑलरेडी सफरिंग। मीनवाइल अगर हम बात करें 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी यहाँ पर लड़ाई हो गई। इसी टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो मिजो रेबेलियन हमें देखने मिल गया बिल्कुल 1965 के इमीडिएट बाद 1966 में। और ऐसे में इंडिया के ऊपर एक एक्सटर्नल, अकेला ना लेकर बट इंटरनल टेरिटरीज पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया।
आगे अगर हम बात करें तो ये जो स्टेट है नागालैंड, इसको यहाँ पर क्रिएट किया गया आफ्टर द चाइना वॉर इज नो एक्सीडेंट। हमें एक चीज़ समझ आ गई कि हमें बहुत ध्यान से हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को सिक्योर करना ज़रूरी है। सो फाइनली बाय मेकिंग नागालैंड इनटू अ स्टेट, इंडियन ऑफिशियल होप्ड टू क्रिएट नागा स्टेक होल्डर इन द इंडियन डिस्पेंसेशन दैट वुड हेल्प क्यूल द अंगामी जापू फिजो लीड रिबेलियन। ये यहाँ पर पहला स्टेप था अपने आप में, जो एक ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था नॉर्थ ईस्ट का, उसको चेंज करने को लेकर। और इसी के साथ आया नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। मणिपुर और त्रिपुरा जो कि प्रीवियसली एक यूनियन टेरिटरीज होते थे, इनको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। स्टेट ऑफ मेघालय और यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम को यहाँ पर बना दिया गया, ठीक है, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में यहाँ पर बना दिया गया असम में। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के रूप में बाहर आ गई। दोनों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इन्हें स्टेटहुड का दर्जा मिल गया 1987 में। तो जो एक्चुअल पिक्चर चेंज हुई है, इट इज़ आफ्टर द क्रेविंग आउट ऑफ द नागालैंड। वापस से रिपीट कर देती हूँ, 1971 में नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे पास आया, और इसी के साथ सबसे पहले क्रिएट होगा मणिपुर और त्रिपुरा, जो कि पहले यूनियन टेरिटरीज थी, अब इनको दे दिया गया स्टेटहुड का दर्जा। इसी के बाद अगर हम बात करें मेघालय जो कि एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम, इन दोनों को यहाँ पर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया इन दी असम इटसेल्फ, ठीक है। इसी के बाद हमारे पास कौन कौन सी जगह पर आ गई, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो कि बन गई यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों को यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा हमने दे दिया 1987 में। ओके, सो जब बहुत सारी चीज़ें आई कि भाई वेट ऑफ अ नेम, एक डायरेक्शनल नेम यहाँ पर क्रिएट करना था कि क्या आइडिया हो सकता है फॉर द नॉर्थ ईस्ट, द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज क्लियर दैट इंडिया का हार्टलैंड है ये, ठीक है। ऐसे में हमें एक ऐसे नाम की तलाश थी जो कि कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर हम सभी से जोड़ कर रखे। सो नॉर्मलाइजेशन किया गया, रेशलाइजेशन किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न को बहुत आइडेंटिफिकेशन किया गया, रीजन्स को देखा गया, एक डिवीजन फाइनली हमें देखने के लिए मिला, और फाइनली हमारे सामने आ गया हमारा वर्तमान का नॉर्थ ईस्ट, जिसकी जब हम बात करते हैं तो 7+1 सिस्टर्स के रूप में बात करते हैं। सो दीज आर दी 7+1 सिस्टर्स। सिक्किम हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ठीक है, त्रिपुरा 6, 7 एंड 8। चूँकि सिक्किम थोड़ा सा दूर है इसीलिए इनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है, और 7+1 यहाँ पर सिक्किम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, हो सकता है आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाए कि स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। असम 15 अगस्त 1947, आज़ादी के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा मिल गया था। वहीं अगर हम नागालैंड की बात करें तो 1 दिसंबर 1963, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे ही चाइना के साथ हमारी वॉर होगी, हमें नागालैंड की इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी बहुत अच्छे से। 1963 के बाद बात करें अगर हम, जब हम पाकिस्तान के साथ यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे, तभी हमें इंपॉर्टेंस समझ में आएगी मणिपुर और मेघालय की। और 21 जनवरी, दोनों ही जगह को 21 जनवरी मणिपुर और मेघालय, आप याद रखेंगे मणिपुर मेघालय 21 जनवरी 1972 को इनको क्रिएट किया गया था। त्रिपुरा की अगर हम बात करेंगे, अगेन सेम MMT, मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। सिक्किम की बात करेंगे तो 16 मई 1975 को यहाँ पर इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 20 फरवरी 1987, और मिजोरम अगेन 20 फरवरी 1987। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप याद रखेंगे कि असम आज़ादी के साथ ही स्टेटहुड पाने वाला इकलौता नॉर्थ ईस्ट स्टेट आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है फ्री मूवमेंट रिजाइम एट म्यांमार बॉर्डर टू एंड सून एंट्री टू इंडिया विल नीड वीज़ा। क्या है खबर, चलिए समझते हैं। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर, मतलब इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल सेट कि वो रिवोक करेगी अपनी फ्री मूवमेंट रिजाइम विच इज़ दी FMR। अभी मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये आखिर होता क्या है। ओके, FMR अलोंग दी अनफेंस्ड बॉर्डर विद म्यांमार। समझिए, मैंने बोला है अनफेंस्ड, मतलब एक ऐसी बॉर्डर जहाँ पर फेंसिंग नहीं की गई है। FMR की बात करूँ तो 1970s में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और लास्ट टाइम इसको 2016 में रिवाइज किया गया था, ताकि लोगों को अलाउ किया जा सके कि वो एक क्रॉस बॉर्डर यहाँ पर एक मूवमेंट कर सके विदाउट दी वीज़ा,
ठीक है, अब यूनियन गवर्नमेंट का फाइनली ये बहुत क्लियर कट है कि भाई अब इसको एक बहुत लंबा समय हो चुका, 1970 के बाद 2016 एंड इट्स नाउ 2024। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए और मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अब वीज़ा की बात करें। अगर हम बॉर्डर फेसिंग इनिशिएटिव को लेकर यहाँ पर बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर का इंडिया म्यांमार का बॉर्डर यहाँ पर फेंस किया जाएगा। एक टेंडर यहाँ पर पास किया गया है और इसी में देखेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर आया जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ कंसर्न है, जैसे नागालैंड, मिजोरम की हम बात करें तो जो कि ऐसे स्टेट्स हैं जो डायरेक्टली एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैप में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा डाइसीनेस की अगर हमें सिचुएशन अभी भी देखने के लिए मिल सकती है। ओके, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे मिजोरम के बाद लगभग 158 किलोमीटर का एक बहुत क्लियर कट डिमार्केशन हमारे पास नहीं है। चलिए बात करें एफएमआर की, तो एफएमआर अंडर इस एफएमआर के अंदर किया गया जो हिल ट्राइबल मेंबर्स हैं जो कि 16 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं दोनों तरफ। अगर सपोज दिस इज द बॉर्डर और यहाँ से 16 किलोमीटर और यहाँ से 16 किलोमीटर के दायरे में जो भी व्यक्ति रहते हैं वो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैलिड होता है 1 साल का स्टे या फिर कुछ हफ्तों का स्टे, यहाँ पर एक वैलिडिटी इसको दे दी जाती है। बात करिए क्यों, देखिए मणिपुर ने, देखिए बहुत क्लियरली ये घटना कब घटी थी, जब कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ तो मणिपुर ने बोल दिया कि भाई हम सस्पेंड कर रहे हैं एफएमआर को, क्योंकि इसकी वजह से हमें अपने स्टेट में कंट्रोल करने में, इस पूरी लॉकडाउन की सिचुएशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और यहीं से एक अर्ज यहाँ पर मणिपुर चीफ मिनिस्टर ने करना चालू किया कि देखिए, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि देखिए एफएमआर को इंडिया म्यांमार बॉर्डर के हिसाब से इसको कंप्लीटली फेंस कर दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे वायलेशंस हो जाते हैं, एक क्रॉस मूवमेंट नहीं हो पाता, चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें जो मिलिट्री कूप हमें म्यांमार में देखने मिला था 2021 में, उसके बाद भी अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स की यहाँ पर भरमार हो गई थी, जिन्होंने मिजोरम मणिपुर के आसपास अगर आप देखेंगे स्पेशली जो रीजन है कुकी चिंजो एथनिक ग्रुप का, यहाँ पर शेल्टर लिया था 40,000 से भी ज़्यादा रिफ्यूजीज़ ने। अगर हम बात करें इंडिया और म्यांमार की तो 1643 किलोमीटर लंबी बॉर्डर हम यहाँ पर शेयर करते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को क्रॉस करती हुई आती है। और इसी की वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसको लेकर कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। याद रखेंगे आप, इंडिया और म्यांमार इसी तरीके से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रूट प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रहे हैं, विच इज़ दी कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है कि इंडिया सीपोर्ट जो है कोलकाता में, इसको कनेक्ट करेगा विद दी सितवे सी पोर्ट इन दी म्यांमार बाय सी। आप याद रखेंगे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट पोर्ट का संबंध इंडिया और म्यांमार से है। इंडिया में सी पोर्ट कोलकाता और यहाँ पर म्यांमार में सितवे सी पोर्ट को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, ताकि एक ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, कनेक्टिविटी इन्हांस की जा सके व्हेन इट कम्स टू गुड ट्रांसपोर्ट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात कर रहे हैं एमएचए सीक्स टू पैसिफाई ट्रकर्स प्रोटेस्टिंग न्यू हिट एंड रन लॉ। देखिए आप सभी को पता है देशव्यापी हड़ताल यहाँ पर हमें देखने मिली थी। एक नया कानून आया था जिसके हिसाब से अगर आप देखेंगे एक पनिशमेंट क्रिएट की गई थी कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर हिट एंड रन के मामले में, स्पेशली अगर हम ट्रक ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, अगर ये हिट एंड रन के मामले में पकड़े जाते हैं तो इनको 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, अगर ये इसको यहाँ पर दाखिल नहीं करते हैं, रैश ड्राइविंग होती है, नेग्लिजेंस अगर हमें देखने के लिए मिलती है, तो भारतीय न्याय संहिता में एक प्रोविजन यहाँ पर इंक्लूड किया गया था अंडर दी सेक्शन 106, जो कि बोल रहा था कि मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल के लिए यहाँ पर दी जाएगी नेग्लिजेंट ड्राइविंग को लेकर, और साथ ही यहाँ पर कुछ फाइन भी लगाया जाएगा। और ये पूरी की पूरी चीज़ एप्लीकेबल होगी जनवरी 1 से, और ये यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी। और इसी के कारण आप देखेंगे एक वर्ल्ड वाइड कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, एक पूरा आप देखेंगे देश भर में स्ट्राइक हो गई, पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। और ऐसे में यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक कंसर्न शो हो गया, क्योंकि आप देखेंगे लोग बहुत परेशान हो गए थे इस मोटर व्हीकल एक्ट में चेंजेस होने के कारण। देखिए यहाँ पर यूनियन होम सेक्रेटरी ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो नए लॉ है इंक्लूडिंग सेक्शन 106 ऑफ द बीएनएस हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट।
ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें कंसर्न क्या है, बात तो बहुत अच्छी है कि भाई अगर आप नेग्लिजेंस ड्राइविंग कर रहे हैं और आप किसी को हिट एंड रन करके आप चले जाते हैं तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए ट्रांसपोर्टर्स का बोलना ये है कि देखिए हर बार गलती ड्राइवर की नहीं होती है। कई बार आप रात में ड्राइविंग कर रहे हैं, लोग नशे में गाड़ियाँ चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दे सडनली कम इन फ्रंट ऑफ दी ट्रक्स। ऐसे में सपोज अगर हम उसको यहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश करें तो अगर यहाँ पर रुके तो कई बार मॉब लिंचिंग हो जाती है, लोग यहाँ पर ड्राइवर्स को मारने पीटने लगते हैं, ऐसे में उसकी जान को भी खतरा है। सो यहाँ पर इनका बोलना है कि जिस तरीके की ये जब बात की जा रही है इट इज़ नॉट गुड। पहले क्या होता था, देखिए 2 साल तक की सज़ा दे दी जाती थी, लेकिन अब यही सज़ा बढ़कर 10 साल हो गई है। इन्होंने बात की है कि देखिए गवर्नमेंट ने एक लॉ तो ला दिया लेकिन कोई कॉन्क्रीट अश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है कि भाई अगर इस तरीके के केसेस होते हैं, चलिए नेग्लिजेंट ड्राइविंग की बात कर ली, व्हाट अबाउट द अदर पार्टी। आपने बात तो कर दी कि भाई अगर ये ड्राइवर की तरफ से होता है, जो ट्रक ड्राइवर है तो उनको पनिशमेंट क्या होगा, बट व्हाट अबाउट द अदर पार्टी। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा एक जो विवाद है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला था। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, 2 सेक्शंस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 106 ऑफ BNS क्लॉज 1 एंड सेक्शन 102 यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। बाकी पूरी की पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी, सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए। देखिए सेक्शन 106 क्लॉज 1 की बात करें तो जो बात कर रहा था एक पनिशमेंट 0 से 5 साल की, जो मैंने आपको बताया, रैश ड्राइविंग होती है, नेग्लिजेंट ऑफ एक्ट होता है, ठीक है। ऑफेंस किस तरीके के था, बेलेबल था। वहीं अगर हम बात करें इन केस वेयर अ रजिस्टर्ड मेडिकल पिटिशनर कॉज डेथ ड्यूरिंग अ मेडिकल प्रोसीजर द पनिशमेंट इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 years एंड फाइन, दिस व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सेक्शन 106 क्लॉज 2 जो यहाँ पर लाया गया, अब इसमें क्या बात बोली गई, इसने बोला कि देखिए और सीवियर पनिशमेंट कर देंगे। पहले 5 साल तक की सज़ा थी, अब हम 10 साल तक की सज़ा देंगे। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि हिट एंड रन केस भी अगर यहाँ पर होता है, रेकलेस ड्राइविंग भी होती है, तो उसको भी अब इंक्लूड किया जाएगा कि अगर आप बिना अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किए यहाँ से भाग जाते हैं तभी भी आप पे केस दर्ज होगा। तीसरा ये माना गया कि ये जो ऑफेंस है अगेन इसको बेलेबल ही रखा गया है। हालांकि नेक्स्ट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है जो ऑफेंस है, इसके अंदर एस्केपिंग विदाउट रिपोर्टिंग द इंसिडेंट टू द पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, उसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा और ऐसे में सजा के प्रावधान दिए गए हैं, जिसके ही कारण, इस पर्टिकुलर क्लॉज के ही कारण आप देखेंगे तो ये पूरा विवाद गरमाया हुआ है। मैंने आपको ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनकी तरफ का क्या इशू है, क्या कंसर्न है, दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू। चलिए आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके क्या विचार हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर। क्या जो प्रोटेस्ट है ये सही है, या गवर्नमेंट जो अपनी तरफ बात कर रही है क्या वो सही है, या आपका एक मिक्स रिव्यू भी हो सकता है। डू कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, वी विल सी कि आपका यहाँ पर क्या ओपिनियन, क्या विचार है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इज अंडर स्ट्रेन। चलिए समझ लेते हैं आखिर आर्टिकल क्या बात कर रहा है। देखिए जब बात की जा रही है एक मेंटेनेंस करने की, एक लेजिटिमेट ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट करने की, तो यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन होती हैं। पहला, एक कन्वर्जेंस होना चाहिए मेजर पावर्स के बीच में, और दूसरा एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि अगर ग्लोबल पब्लिक गुड को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में हमें बात करनी होगी ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर को लेकर, जिसको यहाँ पर तैयार किया गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, एग्जाम्पलीफाई करता है इन प्रिंसिपल को, बट अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर JNO की बात करते हैं तो कोल्ड वॉर के समय जब ये यहाँ पर इमर्ज हुआ, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन या वेस्टर्न और सोशलिस्ट ब्लॉक ने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमें देखने मिला 1962 में, जिसने कहीं ना कहीं हाईलाइट कर दिया कि हमें न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होना ज़रूरी है। और इसी के बाद US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी और सोवियत जनरल, हमें याद है इस समय जो सेक्रेटरी थे इनका नाम था निकिता खुर्शावेक, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि हमें एक बायलैटरल मैकेनिज्म की ज़रूरत है, ताकि हम भविष्य में होने वाले न्यूक्लियर एस्केलेशन को यहाँ पर कर्ब कर सकें, कंट्रोल कर सकें, और ये जो न्यूक्लियर वेपन लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस पर एक नियंत्रण साधा जा सके। चूंकि क्यूबन क्राइसिस यहाँ पर हुए थे, कहीं ना कहीं एक
सीक्रेट बैक चैनल हमें देखने मिला और फाइनली डिसाइड किया गया कि हमें एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है 1963 में, जिसके थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जा सके बिटवीन दी लीडर्स, नेगोशिएशन किया जा सके और यहीं पर डिसाइड किया जा सके कि ये जो सारे इश्यूज़ हैं इसको किस तरीके से टैकल करना है। हालांकि ये जो इशू है ये बाद में और इसको हमें देखने मिला जब यूएस और यूएसएसआर ने इनिशिएट कर दिया एक मल्टीलैटरल नेगोशिएशन इन जेनेवा 1965। yes, you are guessing it right, it is the nuclear non proliferation treaty, जिसको यहाँ पर ओपन कर दिया गया सबके सामने कि सभी साइन कर देंगे 1968 में। ओके, हालांकि अभी भी 60 पार्टी से भी कम लोगों ने इस पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीज़ का बोलना है कि भाई हम एनपीटी पे साइन नहीं करेंगे। तो अगर हम जीएनओ की बात करें, विच इज़ द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, तो ये अभी भी कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। अगर आप बात करते हैं कि किस तरीके के स्ट्रेन है, क्या मैकेनिज्म है, क्या डायनेमिक्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं, क्या इफेक्टिवनेस है जीएनओ की, क्या भविष्य की चैलेंजेस को ये किस तरीके से फेस करेगा, दीज आर नॉट एट ऑल क्लियर। और यहीं पर देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए 1975 में एक और नई चीज़ हमें देखने मिली। 1975 में क्या गया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लाई, ये जीएनओ के ही अंदर आप देखेंगे, जहां पे इंडिया हैव नॉट साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कंडक्ट अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट, कि हम तो पीसफुल कर रहे हैं। मेजर पावर जैसे यूएस, यूएसआर, यूके, फ्रांस, कनाडा की बात करें, जापान, वेस्ट जर्मनी, इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि देखिए हमें एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ऐसे तो सारी कंट्री पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के मामले में ये सारी हरकतें करती रहेंगी। और यहीं पर आ जाएगा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जो कि यहाँ पर फॉर्म कर दिया गया। 48 कंट्रीज आज की डेट में आपको इसका पार्ट देखने मिलेंगी, ताकि जो मिसयूज़ है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, इसको यहाँ पर रोका जा सके। बट इंडिया हैव अचीव्ड इट, तो हमें इससे भी कोई खास प्रॉब्लम हुई नहीं। हालांकि ये सब इंडिया को रोकने के लिए ही किया जा रहा था। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल न्यूक्लियर लैंडस्केप आज की डेट में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। कोल्ड वॉर के बाद से आज की कंडीशन की अगर हम बात करें, 75 साल से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है। एक आप आर्मामेंट्स रेस आपको अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में देखने के लिए मिल रही हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने मिल चुके हैं। सुपर पावर्स हमसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करती हैं इन सारी चीज़ों का। ऐसे में जो अलग अलग ट्रीटीज़ हैं, अलग अलग जो लैंडस्केप चेंज हो रहा है, आप देखिए पहले यूएस और चाइना की क्लोजनेस थी, फिर यहाँ पर एक डिस्टेंस देखने के लिए मिल गया। रशिया से यहाँ पर एक डिस्टेंस देखने मिल गया। यूएस रशिया टेंशन यहाँ पर लगातार इमर्ज होती आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर चीज़ों को लेकर जो हमारे डिसीजन थे, जो प्रीवियस डिसीजन थे, वो यहाँ पर कुछ खास कारगर नहीं है। अगर हम साउथ कोरिया न्यूक्लियर कंसीडरेशन की बात करें तो 1970 में साउथ कोरिया ने कंटेम्पलेट कर दिया न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, जो कि ट्रिगर किया गया बाय द यूएस विड्रॉवल फॉर द वियतनाम। फ्रांस ने ऑफर कर दिया कि भाई हम सप्लाई टू ऑफर अ रेप्रोसेसिंग प्लांट was withdrawn again under the US pressure in 1975-76, which led South Korea to join the nuclear non-proliferation treaty. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है। एक ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर को यहाँ पर मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट देखने के लिए मिल जाता है। पढ़ना क्या है आपको, आप एनपीटी के बारे में यहाँ पर पढ़ लेंगे, आप एनएसजी के बारे में यहाँ पर पढ़ लेंगे, आप स्टार्ट एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर पढ़ लेंगे, जिसे रिसेंटली यहाँ पर 2011 में चालू किया गया है, विच इज़ द स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये सारी चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। And we'll be talking about an India out plan that could impact the Maldives. देखिए, हम बात करने वाले हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को लेकर, जिसे यहाँ पर ऑलमोस्ट रिवोक कर दिया गया है मालदीव्स के द्वारा, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक टेंशन क्रिएट करने का काम कर रहा है। ओके, देखिए, इंडिया मालदीव्स जब हम बात करते हैं तो हमारे डिफेंस टाइज हैं, हम एक बहुत क्लोज बॉर्डर यहाँ पर शेयर करते हैं। ऐसे में दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस तरीके के डिसीजन आना, स्पेशली हाइड्रोग्राफी पैक्ट का यहाँ पर रिवोक होना, विड्रॉल कर देना, अपने आप में थोड़ा सा टेंशन की बात है। देखिए,
अगर हम बात करें तो जो रिवोकेशन हुआ है हाइड्रोग्राफी पैक्ट का और जो रिक्वेस्ट है फ्रॉम द विड्रॉवल ऑफ द इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस, एक इंडिकेशन है कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट इरोजन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। और जब भी हमें इस तरीके का इरोजन ऑफ ट्रस्ट देखने के लिए मिलता है, कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस अपने आप यहाँ पर नजर आ जाता है। मुजुई एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो कि इस समय मालदीव्स को यहाँ पर लीड कर रही हैं, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि देखिए हम हाइड्रोग्राफी पैक्ट को यहाँ पर साइन नहीं करेंगे। और उसके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न दिया गया कि हम सोवरेनिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, हम किसी दूसरी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं चाहते हैं। ओके, वही जहां इन्होंने इंडिया के साथ मना किया है, द पैक्ट इज सीन एज द अलाइनिंग विद द चाइना, ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस टाई हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो जो टर्मिनेशन है एग्रीमेंट का, इसको बिलीव किया जा रहा है कि दिस विल फैसिलिटेट चाइनाज मैरीटाइम सर्वे इन द सराउंडिंग सीज बाय रिमूविंग इंडियन हाइड्रोग्राफिक शिप्स फ्रॉम द मालदीव्स वाटर, जो कि कहीं ना कहीं चाइना के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोग्राफिक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरीके की सी कंडीशन है, एक डुअल नेचर को यहाँ समझने के लिए, चाहे हम सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मिलिट्री पर्पसेस की बात करें। ऐसे में नेविगेशन सेफ्टी को ध्यान में रखना, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना, वॉर फाइटिंग एसेट, इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए हाइड्रोग्राफी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि यहाँ पर मालदीव जिससे यहाँ पर पीछे हट चुका है। चाइना अपने आप में डिस्टिंग्विशली एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज यहाँ पर क्रिएट कर लेता है जब भी बात आती है मरीन या सी बेड सर्वे को लेकर। उसके पास एडवांस जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए चाइना इज़ अ गुड मैन्युपुलेटर, हर कंट्री को यहाँ पर मैन्युपुलेट भी कर लेता है और कन्विंस कर लेता है समहाउ कि देखिए इंडिया से क्लोजनेस आपके लिए, आपकी सोवरेनिटी को बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ओके, सो दिस इज़ वाई अगर हम बात करें जो इंडिया का प्रेजेंस है मालदीव्स के आसपास या इंडियन ओशन में, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इंडियन नेवी की एक कैपेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चाइनीज़ अगर हम हाइड्रोग्राफर्स की बात करें तो अब इंडिया के लिए ये थोड़ा सा खतरा यहाँ पर साबित हो सकता है, बट वी हैव टू सी किस तरीके का यहाँ पर एक चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप मालदीव्स के बारे में पढ़ेंगे, आप मालदीव्स की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इंडिपेंडेंस कब मिला वो मैं आपको बता देती हूँ। 1965 में यहाँ पर मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश प्रोटेक्शन से, और इसी के बाद आप देखेंगे सो मालदीव्स बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन, कॉमनवेल्थ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का भी मेंबर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। पहला सवाल बात कर रहा है एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड कंटेम्प्रेरी डायनेमिक्स दैट हैव शेप्ड द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम अ बाइपोलर स्ट्रक्चर टू अ मल्टीपोलर कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट रोल हैव न्यू प्लेयर्स प्लेड इन द शेपिंग दिस इवोल्यूशन। ओके, सो करना क्या है आपको, इन सब दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और हमारी वेबसाइट www.rawsacademy.in पर जाकर यहाँ पर आपको अपने जवाब देना है। इनके जवाब देने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आप मुझसे डायरेक्टली कोई क्वेरी यहाँ पर पूछना चाहते हैं रिलेटेड विद द करंट अफेयर्स, अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो आप मुझे pragyapande@rawsacademy.in पर यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं। सो thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you soon.